आज की क्लास में हम क्लास 10th का सीबीएसई का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन की लंका लगाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आप लोग, इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। सो कौन सा करें जनाब, हम दोनों करेंगे। ओके, सो इसमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15। आप मुझे वैल्यू बताओ इस एपी के जो 25th टर्म की वैल्यू होगी और इसके जो 15th टर्म की वैल्यू होगी, उसको सब्ट्रैक्ट करवाने पे जो आएगा उसकी वो वैल्यू हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, है ना। सो A25 क्या होगा आपका, A25 क्या होगा, a प्लस 25 माइनस 1d बोले तो कितना, a प्लस 24d। तो सेम इसी तरीके से A15 क्या होगा आपका, a प्लस 15 माइनस 1d दैट इज a प्लस 14d। क्लियर है, ओके। सो यहां पे मैं AP लिख रहा हूं, AP क्या मेरे पास 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे वो क्या पूछ रहा है जनाब, 25th टर्म की जो वैल्यू होगी और इसके जो 15th टर्म की वैल्यू होगी, सब्ट्रैक्ट करवाने पे जो आएगा वो हमसे पूछ रहा है। ओके, तो क्या मैं इस 25 की जगह a प्लस 24d और इस A15 की जगह a प्लस 14d लिख सकता हूं, और बीच में माइनस है तो माइनस। क्या मैंने सही लिखा है ना मुन्ना, ना। माइनस है माइनस, और माइनस देखते ही क्या लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। अब माइनस को अंदर भेजो तो a प्लस 24d और ये माइनस का a हो गया और ये माइनस का 14d हो गया। क्लियर है। सो ये प्लस का a और ये माइनस का a बर्बाद हो गया। क्लियर। एंड 24d माइनस 14d यहां कर दूं जनाब मैं, अब 24d माइनस 14d, यहां पे क्या बचा मेरे पास, 24d एंड माइनस 14d, तो ये हो गया आपका 10d। अब आप लोग मुझे d बताओ, d कहां से मिलेगा, अरे यहां से मिलेगा। a बोले तो फर्स्ट टर्म दैट इज 6 है, और d बोले तो A2 माइनस A1। सो 9 माइनस 6 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इस 3 को उठाओ, भल्लो कर लो। सो जनाब आंसर क्या आया हमारा, 30। यानी इस एपी के 25th टर्म की जो भी वैल्यू होगी एंड 15th टर्म की जो भी वैल्यू होगी, सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो कितना आंसर आएगा, 30 आएगा। क्लियर है। सो आप लोग वीडियो को पॉज करो और नोट करो जनाब। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए सेकेंड पार्ट आप लोग, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म। ओके, सबसे पहले लेट कर लो, लेट फर्स्ट टर्म, मैं फर्स्ट टर्म को a लेट कर रहा हूं, लेट कॉमन डिफरेंस को मैं स्मॉल d लेट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन जो कहेगा वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, ओके, is equal to 5 times the 5th term, okay, then find the value of its 12th term। ठीक है जनाब। अब एक बात बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो A12 क्या होगा आपका, a प्लस 11d। यानी हमें जरूरत है किसकी, a की और d की। जब a और d मिल जाएगा यहां पुट करेंगे, सो हम 12th टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है। सो फिर क्वेश्चन ने क्या कहा था, 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, जो भी इस एपी के 7th टर्म की जो वैल्यू होगी उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे वो इक्वल आएगा। इस एपी के जो 5th टर्म की वैल्यू होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे, सो वो दोनों वैल्यू क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो A7 को बोलो मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 6d, है ना जनाब। जब 12 है तो यहां क्या होता है, 11, एक कम हो जाता है ना। सो ये 7 है तो क्या हो जाएगा 6, और ये A5 को लिख सकता हूं मैं क्या, a प्लस 4d। देन 7 को मल्टीप्लाई करवाओ आप लोग, 7a 7 6 जा 42d, एंड इस 5 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 5a 5 4 जा 20d। इसके बाद एक काम करो आप लोग, इस a को एक तरफ ले चलो, है ना, एंड इस 42d को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 20d माइनस का 42d। तो इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए जनाब, 7a माइनस 5a कितना हो जाएगा, 2a, एंड 20d माइनस 42d कितना हो जाएगा, माइनस 22d। तो a कितना आ गया, माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2। सो a आ गया आपका माइनस 11d। a कितना आ रहा है आपका, माइनस 11d। ओके भाई, अब आगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकता, है ना। वैसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था मुझसे, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था इसके 12th टर्म की वैल्यू, यानी कि a प्लस 11d।
यानी हमें ज़रूरत है ए की और डी की, हम तो ए और डी हमें मिला ही नहीं, हमें तो एक रिलेशन मिल गया कि जो ए है ना वो -11d के इक्वल है। तो एक काम करो ना, इस ए की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन, ओके, इस ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ। सो इस ए की जगह हो गया -11d + 11d, ये एज इट इज, और इस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया गाइज, इस ए की जगह मैंने क्या लिख दिया -11d। अब आप देख सकते हो -11d से +11d क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके, अब समझा मैं, इस एपी के 12th टर्म की वैल्यू क्या है, 0 है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन कहता है इस एपी का 7th टर्म जो है उसका 7 टाइम्स इक्वल है इसके 5th टर्म के 5 टाइम्स के। तो मैंने a7 की जगह a + 6d लिखा और a5 की जगह a + 4d लिखा, देन 7 से मल्टीप्लाई, देन 5 से मल्टीप्लाई। ओके, a को एक तरफ ले गया, d को एक तरफ ले गया, सिंप्लीफाई करा तो a आ रहा है -11d, ठीक है, और फिर हमसे क्वेश्चन 12th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, तो a + 11d लिख सकता हूं, और इस a की जगह -11d, और मेरे 12th टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, 0। क्लियर है बच्चा लोग? सो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आप मुझे m की वैल्यू बताओ, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज 2 इक्वल रूट्स। जनाब इसके जो रूट्स हैं ना वो कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल कब होता है, जब d = 0 होता है। आपको पता है कि जब d > 0 होगा तो क्या आएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब 2 रूट्स आएंगे, बट वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। बट अगर d 0 के इक्वल होगा तो जो रूट्स निकल के आएंगे वो 2 आएंगे, बट दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ नेचर ऑफ रूट्स में। और जब d आपका <0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे इस वाले m की वैल्यू बताओ और इसके जो रूट्स कैसे आएंगे वो मैं बताता हूं। दोनों रूट्स इसके इक्वल आएंगे, समझ रहे हो, और वो किस केस में पॉसिबल है, जब d कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। और आप मुझे किसकी वैल्यू बता दो, m की वैल्यू बता दो। ओके, चलिए करते हैं। सो देखिए, mx 5x - 6 + 9 = 0, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, सो एक काम करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इस 6 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो इस mx को 5x से करवाओगे तो कितना आएगा, 5mx² एंड 6mx + 9 = 0। आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसे हम a कहते हैं, और a कितना है यहाँ पे मेरा 5m, b कितना है यहाँ पे मेरा -6m, एंड c कितना है मेरा यहाँ 9। सो d निकालो, d = b² - 4ac, और जो रूट्स हैं वो इसके इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो d कितना होगा आपका 0, b कितना हो गया आपका -6m², a हो गया आपका 5m, और c हो गया आपका 9। सो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का भाई स्क्वायर क्या होगा, -- प्लस 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36m², 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 एंड 180m हो जाएगा, ये 180 होगा ना, हाँ जी। सो इसके बाद एक काम कर सकता हूं मैं, 6m कॉमन ले सकता हूं, सो 6 × 6 = 36 हो गया, और यहाँ पे आपका बच क्या गया, ये 6 एक बच गया, और यहाँ पे एक m बच गया, 6 × 3 = 18 एंड 0, और ये m तो आपका बाहर आ चुका है। क्लियर है जनाब? अब सुनो इसके बाद ध्यान से, इस 6 को नीचे भेज दो 0 के साथ, तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो देखिए, इस 6 को आप 0 के नीचे भेजोगे तो 0/6 तो 0 होगा, फिर यहाँ क्या बचा, m एंड 6m - 30। तो काम करता हूँ, m को भी नीचे भेज देता हूँ ना मुन्ना ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करती है उसको नहीं भेजते नीचे, उसको यहाँ भेज दोगे तो m यहाँ से गायब हो जाएगा, और जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है उसको नीचे कभी नहीं भेजते, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ, ये एक वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, और जब दो वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब आपस में वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ये समझ आया। अब सुनो, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और दो वैल्यू का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होता है, या तो पहले वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो या फिर दूसरे वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो मैं कह सकता हूं या तो m 0 रहा होगा या 6m - 30 0 रहा होगा, ठीक है भाइयों। यहां से पहले सॉल्व करो, सो 30 आ गया एंड ये हो गया आपका 30/6, तो 6 × 5 = कितना हो जाएगा, ये 30। ये होगा आपका नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनाब अगर m 0 हो गया
m0 हो गया, ये 0, सो ये भी गायब, बचा क्या 9 कांस्टेंट बचा, इसीलिए 0 आपका आंसर नहीं होगा। सो m इज इक्वल्स टू 5 आंसर। ओके जनाब, क्लियर है? सो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। ओके, एक सर्कल है, एक पॉइंट P से उस पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं PA और PB, और जो OP है वो आपका 2R है। फाइंड APB, आप ये मुझे पूरा एंगल बताओ। देन कहता है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB किस टाइप का ट्रायंगल है। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट करें, देन सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। सो जनाब यहां पे मैं लेट कर रहा हूं, क्या लेट कर रहा हूं, APO को थीटा नाम दे रहा हूं, APO को थीटा नेम दे रहा हूं जनाब, इसको थीटा एंगल कह रहा हूं, ठीक है। सो अगर APO थीटा कह रहा हूं इस एंगल को, तो बाय सिमिट्री मैं कह सकता हूं BPO, इस वाले एंगल को भी थीटा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे भाइयों, आप इसको कॉन्ग्रुएंट रूल से भी इक्वल कर सकते हो CPCT से, लेकिन उसके मार्क्स नहीं है इस क्वेश्चन में, तो क्यों हम अपना फिर टाइम वेस्ट करें। आप कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो, देखो ये 2 ट्रायंगल हो, AP इज इक्वल्स टू BP होगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। फिर आपने पढ़ा था 9th में कि जब किसी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो तो उसके आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, 2 चीजें हो गई, और तीसरा OP कॉमन नहीं हो गया, 3 चीजें कॉमन CPCT से आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो हम ये काम नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि टाइम वेस्ट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे कोई नंबर नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में आपको। ओके, सो चलिए, सो BPO को भी मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अच्छा ये थीटा, फिर पूरा एंगल क्या होगा जो हमें फाइंड करना है, APB क्या होगा आपका, APB क्या होगा, मैं कह सकता हूं पूरा जो एंगल है वो APO प्लस BPO से मिलकर बना है, जी हाँ कह सकते हैं। ये एंगल थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 2 थीटा। यानी मुद्दा ये है कि अगर आपको APB पता करना है, ये पूरा एंगल पता करना है, क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, आप थीटा पता कर लो। अगर आपको थीटा पता लग गया सो वैल्यू भर देना, 2 से मल्टीप्लाई करना, आपको APB मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक बात कह सकता हूं मैं क्या, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। थ्योरम था ये आपका, ठीक है। रेडियस हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, तो कितना एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर। अब सुनो ध्यान से, आपको पता होना चाहिए ये 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और जो भी थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, पढ़ा था आपने, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं साइन थीटा लूं, कॉस थीटा लूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूं, बिकॉज मुझे एक तो ये लेंथ पता है दैट इज 2R, और एक ये लेंथ पता है। अब सुनो, 90 के सामने वाला OP क्या है, हाइपोटेन्यूज है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका बेस होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं गाइस, मेरे पास स्पेस नहीं है, चलो यहां करता हूं, माफी चाहूंगा, जगह की थोड़ी कमी है, छोटा सा बोर्ड है, उसी में कोशिश है मेरी आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बात करूं इन राइट ट्रायंगल OAP, इन राइट ट्रायंगल OAP, अब मुझे एक बात बताओ, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो PH किसका रिलेशन होता है, साइन का, ठीक है। तो मैं साइन लेने वाला हूं, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। परपेंडिकुलर क्या है, 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है आपका 2R, थीटा सॉरी 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 2R, वो कहां आएगा आपका नीचे, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये क्या है आपका R। समझ में आया भाइयों बहनों, भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सो मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो P/H किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा का होता है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हो गया R और हाइपोटेन्यूज हो गया 2R, और इस R से फिर ये R हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2। सो जनाब यहां से साइन थीटा आ रहा है मेरा 1/2, तो एक बात बताओ आप लोग मुझे, साइन में 1/2 कब होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री, साइन 30 1/2, सो साइन 30, ओके। एंड साइन कैंसिल, तो थीटा कितना डिग्री आ गया आपका 30 डिग्री। बोलो क्वेश्चन समझ आया।
थीटा जैसे ही 30 डिग्री मिल गया वैसे ही अब आपको एपी भी मिल चुका है। सो एपीबी 2 थीटा था ना गाइस, थीटा कितना डिग्री है 30, तो कितना आ गया 60 डिग्री, यानी ये पूरा जो एंगल है वो कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री है। समझ आया? हमसे पूरा क्वेश्चन एंगल ही पूरा एंगल पूछ रहा था, तो मैंने कहा कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, बाय सिमेट्रिक। हम वो पूरा कॉन्ग्रुएंसी जो है वो नहीं करके दिखाएंगे, रूल अप्लाई करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसकी मार्क्स नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे ये थीटा मिल गया ना तो मैं तो फिर तो पूरा एंगल निकाल ही लूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ओके, तो जनाब ये 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस से परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मुझे पता है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है, तो P अपॉन H किसका होता है रिलेशन, साइन थीटा का। वहां से मैंने थीटा पता कर लिया 30 डिग्री। ओके, और देन इसके बाद एपीबी एंगल फाइंड कर लिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसके बाद और भी कुछ कहता है कि एपीबी किस टाइप का ट्रायंगल है आप मुझे बता दो, ठीक है जनाब। सो आइए एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को बताने वाला हूं, इसका सेकंड पार्ट। चलिए, ये P था आपका पॉइंट, है ना, ये आपका पॉइंट P था और ये पूरा 60 डिग्री आया था। ओके, तो मैं कह सकता हूं सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि क्या AP जो है वो BP के इक्वल होगा। बोलो, ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल होगा, कह सकता हूं ना। 10 फिर तो ये भी है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि जब दो साइड इक्वल हो किसी ट्रायंगल की तो उसके आमने सामने के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। फिर मैं ये कह सकता हूं कि PAB AP के सामने वाला ये एंगल होगा ना, PBA इक्वल होगा PB के सामने वाला एंगल ये होगा ओनली, तो PAB के। ओके, क्लियर है, इसको आप यहीं पे छोड़ दो। अब आ जाओ इन ट्रायंगल APB। भाई सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सभी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, सो PAB प्लस PBA प्लस PBA प्लस APB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री, ठीक है जनाब। PAB को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं, और क्या मैं PBA की जगह PAB लिख सकता हूं, ठीक है। इसको 1 मान लो और यहां साइड में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। और APB पूरा कितना डिग्री है 60 डिग्री है, पूरा कितना डिग्री है 60 डिग्री है। अब इसके बाद गाइस ये प्लस का 60 आके माइनस का हो गया, और एक PAB कितने PAB 2 PAB, और ये 180 माइनस कितना हो जाएगा 60 का, ठीक है गाइस। अब कहां करूं, मैं यहां कर दे रहा हूं। ओके, सो 180 माइनस 60 कितना होगा 120, एंड PAB को मैं यहीं छोड़ूंगा तो 120 डिवाइडेड बाय 2, सो PAB कितना आ गया 60 डिग्री। अच्छा, PAB जो आया मेरा वो 60 डिग्री आया, PAB जो मेरा ये एंगल आया वो 60 डिग्री आया, फिर तो PBA भी मेरा 60 डिग्री होगा। क्यों, अभी इक्वल था, ये दोनों एंगल इक्वल था जनाब। सो मैं कह सकता हूं PAB इक्वल होगा PBA के, और कितने डिग्री है 60 डिग्री है। ओ माय गॉड, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये पूरा ये एंगल भी आपका 60 डिग्री आया था। सो कैसे ट्रायंगल होगा, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारे एंगल कितने डिग्री के हैं 60 डिग्री इक्वल है जनाब, ठीक है। सो ये क्या है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन ने 2 बातें पूछी थी हमसे, ये पूरा एंगल पूछ रहा था, और दूसरा कहता है बताओ ट्रायंगल किस टाइप का है। तो मैंने कहा कि जनाब ये तो हमें पता है 60 डिग्री है, फिर हमने कहा कि जो PA है वो PB के इक्वल है, और फिर हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जब दो साइड ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी 180, ये मुझे पता है 60 डिग्री, ये प्लस का उधर माइनस का, एक PAB 2AB PAB 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो PAB 60, अगर PAB 60 है तो PBA भी 60, क्योंकि दोनों एंगल आप इक्वल कह चुके हो ऊपर। फिर तीनों एंगल इस ट्रायंगल क्या है इक्वल है, देयरफॉर PAB इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है जनाब। सो एक काम करें आप लोग, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, CSA ऑफ कोन हमें गिवन है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56, इस कोन का जो बेस का रेडियस है दैट इज 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। तो आप मुझे क्या बताओ, इसकी हाइट बताओ। ओके, चलिए जनाब करते हैं। सो अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ पहले तो आप लोग मुझे, क्या होता है, पाई RL। ओके, कोन कितना, एरिया कितना इसका 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई हो गया आपका 22/7 एंड रेडियस हो गया आपका 56 और एंड L आपको जो वो फाइंड करना है। तो गाइस 12320 7 को ऊपर भेज दो एंड 22 इंटू 56 यहाँ पे आ जाएगा आपका नीचे। अब इसके बाद 11 से जाएगा ये, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 1 बचा 1 और 3 13, 11 1 जा 11, 12 13 22, 11 2 जा 22, ये आपका आ गया 0, 7 8 जा 56, 2 5 जा 10 हो गया, ये 1 इधर जाएगा तो 2 6 जा 12, 0 हो जाएगा एंड 8 7 जा 56 एंड ये 0, ये कैंसिल आपका, समझ रहे हो, 8 7 50। तो L कितना आ रहा है आपका, L आ रहा है गाइस आपका 70 सेंटीमीटर। अबे भाई L थोड़ी चाहिए, L नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, हाइट। तो आपको एक प्रॉपर्टी तो पता होगा ना जनाब, आपको ये L होता है आपका, ये रेडियस है आपका और ये हाइट है आपका। तो आपको तो हाइट निकालना है, तो फिर आपको पता है L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 90 डिग्री, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये कितना है आपका 70 का स्क्वायर, और रेडियस पता है प्लस का R स्क्वायर, इधर आके क्या हो जाएगा, पहले तो इधर लिख लेते हैं हम, 56 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900, ये प्लस का 56 का स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचेगा आपका H का स्क्वायर। तो जनाब 56 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 36 6 3 6 5 30 6 5 30 60 63 3 एंड ये हो गया आपका 6 5 5 25 25 और 6 आपका 31, तो ये आ गया 3136। क्लियर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा जनाब, 4900 में से 3136 आपको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो 10 - 6 कितना हो गया 4 एंड ये 9 हो गया, तो ये हो गया 6, 8 - 1 कितना हो गया 7, 8 - 1 7, 4 - 3 1764, 1764 H का स्क्वायर आ रहा है। तो H जाके स्क्वायर क्या बन जाएगा √1764, किसका होता है गाइस 1700 है ना, 1700 है ना, तो 40 इंटू 40 तो होता है 1600 का एंड 42 2 2 जा 4, जहां तक मुझे लगता है 42 का है, 42 का है गाइस, 42 का चेक कर लूँ एक बार मैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 जा 8, 16 16 का 6 कहीं लगा 1, 4 4 16 एंड 1 7, ओ माय गॉड। तो ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए तो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो जनाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन कहता है मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। मिसेस गर्ग जो है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस टेबल में रिकॉर्ड किया हुआ है। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। उनका जो मोड आया है, जो मॉडल क्लास आया है वो 45 आया है। वाइल प्रिंटिंग द डाटा, प्रिंट करते टाइम ए ब्लैंक वाज लेफ्ट, एक ब्लैंक रह गया जनाब, खाली जगह रह गया। ओके, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताओ, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन कॉपी पेस्ट। F1 माइनस F0 यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे आएगा आपका F2, यहाँ पे होगा H। क्या होगा जनाब H, यानी इन सभी की हमें जरूरत है। मोड तो हमें गिवन है 45, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 45 किसके कौन से इंटरवल के बीच में आएगा, इसमें आएगा ना, इसमें आएगा ना 45। ओके, और देखो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको मैं X सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो L कितना हो गया आपका लोअर लिमिट, दैट इज 40। तो ये जो है ना ये क्या होगा आपका F1 होगा, क्या होगा F1। 1 से पहले क्या आता है गाइस 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, है ना। और H क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, इनके बीच का गैप, कितने गैप है 20 का। तो ये हो गया 20, F1 हो गया X, F0 हो गया मेरा 10, F0 हो गया मेरा 10 और F2 कितना हो गया मेरा 6। F2 कितना हो गया यहाँ लिख दूं, F2 हो गया मेरा 6। अब वैल्यू उठाओ
भर लो, क्वेश्चन कर लो। तो L कितना है आपका 40, F1 माइनस एफ नॉट, F1 माइनस एफ नॉट एक्स माइनस 10 है ना, और ये कितना होगा 2x, एफ नॉट हो गया 10 और ये हो गया 6 और ये हो गया मेरा 20, h कितना है मेरा 20, ये प्लस का 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा 40, तो 45 माइनस 40 x माइनस 10 और ये हो जाएगा 2x, 10 और 6 कितना हो गया 16 इंटू 20। बच्चा लोग मेरे पास जगह की कमी है, सो एक काम करो आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, ठीक है। सो ये वाला बस पोर्शन में गैप कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना इसको, जो हम x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखिए सॉल्व कर लो जना, 45 माइनस 40 कितना हो गया आपका 5 हो गया ना, एंड ये कितना हो जाएगा आपके पास x माइनस 10 हो जाएगा और ये हो गया 2x माइनस 16 इंटू 2 इंटू 20 है ना। चलो अब एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो ना आप, इसकी से मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x माइनस 16 और ये हो गया x माइनस 10 इंटू 20, ठीक है, मल्टीप्लाई कराओ, 5 या 10x, 16 5 जा 80, ये हो गया मेरा 20x और ये हो गया मेरा 200, x को एक तरफ करो, 20x ये प्लस का 10x है कि माइनस का होगा और ये माइनस का 200 आके प्लस का 200, तो गाइज ये कितना हो गया 120 और ये हो गया मेरा 10x। आपको आंसर दिख रहा होगा, एक काम करो ना x को यहीं छोड़ो, 120 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कट गया तो आपका फिर x कितना आएगा 12 आएगा। गाइस मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 12 है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, मोड हमें गिवन था दैट इज 45, कह रहा था आप मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी बता दो, ठीक है भाई बता देंगे, हमें आइडेंटिटी पता था। तो जो 45 था वो 40 टू 60 जो क्लास इंटरवल था उसके बीच में आता है ना, तो फिर वो हमारी मॉडल क्लास हो गई और फिर F1 हमारा वो x हो गया जो हमें फाइंड करना है, 1 से पहले 0 होता है, 1 के बाद 2, हमने पता करके सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, फिर फॉर्मूले में क्वेश्चन को फॉर्मूले में वैल्यूज को भर लिया, क्वेश्चन को कर लिया। सो जनाब x कितना आ रहा है आपका 12 आ रहा है, क्लियर है। सो एक काम करें आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करो। अब देखते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। अभी जो भी उसकी एज है, जब वो इस एज से 5 साल यंगर थी, ठीक है, मतलब 5 साल छोटी थी, तो मैं उसकी प्रेजेंट एज को लेट प्रेजेंट एज ऑफ रितु विल बी x। रितु की जो प्रेजेंट एज है मैं उसको क्या लेट कर रहा हूं x लेट कर रहा हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जनाब क्वेश्चन कह रहा है कि जब रितु की अभी जो भी एज है, इस एज से जब वो 5 साल यंगर थी, मतलब 5 साल जब वो छोटी थी, तो छोटी है तो क्या करना पड़ेगा 5 साल पहले चलना पड़ेगा, और 5 साल जब पहले चलोगे तो क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा। फिर कहता है देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, इस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन, 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है, किससे ज्यादा है मोर देन, किससे 5 टाइम्स, किसके 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज कितना अभी x है, ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे। रितु का जो भी अभी प्रेजेंट एज है उस एज का 5 ईयर यंगर, मतलब 5 साल जब वो छोटी थी, ठीक है, 5 साल छोटी थी तो माइनस करूंगा, उस एज का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मोर देन, 11 ज्यादा है। पता है किससे 11 ज्यादा है 5 टाइम्स उसके प्रेजेंट एज के, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जनाब, बोलो ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, फिर से रिपीट कर दूं क्या मैं। देखिए, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years, जब रितु अपने प्रेजेंट एज से जब 5 साल यंगर थी, 5 साल छोटी थी, उस एज का स्क्वायर, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन, उस एज का स्क्वायर 11 ज्यादा होगा, 11 ज्यादा होगा 11 मोर देन किसके 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स उसका जो भी अभी प्रेजेंट एज है। क्लियर है जनाब। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 11 प्लस 5x, तो x का स्क्वायर माइनस 10x, ये हो गया माइनस 5x, 25 माइनस 11 0, तो ये हो गया आपका माइनस 15x और ये हो जाएगा आपका 14। अब आप लोग मुझे ये बताओ, मल्टीप्लाई करने पे 14 है, प्लस माइनस करने पे 15 आए, 14 बन जा 14, तो क्या मैं इस 15 की जगह 14 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिकॉज 14 बन जा 14 होता है और 14 प्लस 1 15 होगा आपका, तो x का स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 0, कॉमन लोगे तो x माइनस 14 आएगा और ये हो गया आपका x माइनस 14,
सो 2 बार है तो इसको मैं 1 बार लिखूंगा और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब सुना ध्यान से, इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई साइन है नहीं है ना, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ठीक है, सो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो हो सकता है पहले वाली वैल्यू 0 के इक्वल रही हो एंड दूसरे वाली वैल्यू 0 के इक्वल रही हो। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 14। तो ये तो जनाब नॉट पॉसिबल होगा, रितु की ये परसेंटेज हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, जब रितु अभी परसेंटेज 1 ईयर होगी तो 5 साल पहले नेगेटिव में होगी फिर तो वो, और किसी की एज नेगेटिव नहीं होती। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रितु इज 14 ईयर्स। आया समझ में, ये आपका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोग ये। सो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और मैं ये सेकंड पार्ट है। कहता है सॉल्व फॉर x की वैल्यू बताओ, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भाई, चलो करते हैं। सो आप जानते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² + bx + c होती है ना। ठीक है, तो a यहाँ पे क्या हो गया 9, b यहाँ पे क्या हो गया -6p एंड c यहाँ पे क्या हो गया p² - q²। सो सबसे पहले d निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d इज इक्वल टू b² - 4ac एंड ये हो गया आपका -6p का स्क्वायर, a हो गया 9 एंड c हो गया आपका p² - q²। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है आपका, माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36p² एंड ये हो गया 4 9 जा गाइस, ये 9 है आपका, है ना, 4ac होता है तो a आपका 9 है। ओके, थोड़ा बड़ा लिख दूं, चलिए, एंड 4 9 जा ये हो गया आपका 36p² - q²। ओके, देन अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से आप 36 कॉमन ले लो, तो p² माइनस ये माइनस, देन ब्रैकेट लगा देना, माइनस देखते ही ब्रैकेट लगा देना, वो तो खैर ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, 36 मैंने इन दोनों से कॉमन लिया है। देन इसके बाद देखिए, अब माइनस को गाइस अंदर भेजो आप, p², इसको भेजोगे तो ये माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये प्लस का p², ये माइनस का p² कैंसिल, बर्बाद हो गया गाइस। तो ये कितना हो गया आपका 36q²। अब d निकालो, d तो फाइंड कर चुके हैं ना, d कितना आ गया 36q²। अब x निकालो, फॉर्मूला क्या था -b ± √d/2a। तो गाइस b कितना है आपका, b है आपका -6p एंड d कितना है आपका 36q²। ओके, एंड a कितना है आपका 9 है। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस का 6p, 36 किसका होता है 6 का होता है रूट, एंड q² समझ रहे हो आप लोग, देखो रूट जो है आपका 36 पे भी है और q² पे भी है। सो ये तो 36 हो गया, ये स्क्वायर से रूट करके कितना आ गया आपका q आ गया ना, तो फाइनली कितना आएगा यहाँ पे 6q, 2 9 जा 18। अब इसके बाद देखो 6 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये आ गया p ± q और 18 एंड ये 6 3 से कितना हो जाएगा गाइस 18 हो जाएगा। कहाँ लिखूं मैं इधर लिख दे रहा हूं बच्चा लोग, इधर लिख दे रहा हूं। सो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू p ± q/3। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू p + q/3 एंड दूसरा हो गया आपका p - q/3। समझ रहे आप लोग, एक तो हो गया p + q/3 एंड दूसरा हो गया p - q/3। ये दो वैल्यू आ गई आपके x की। सिंपल क्वेश्चन था, x की वैल्यू पूछ रहा था और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। पहले हमने d फाइंड करा और d के बाद हमने x फाइंड कर लिया, रूट्स फाइंड कर लिए इसके। ठीक है बच्चा लोग, सो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, आप लोग खुद से नोट करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। 250 स्टूडेंट्स लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जम्प्ड बाय द स्टूडेंट्स। आप मुझे मीडियन डिस्टेंस दो। जनाब मैं आप लोग को बता दूं, मीन मोड मीडियन इन तीनों से हमें एवरेज ही मिलता है। ठीक है, मीन फाइंड करते हो उससे भी एवरेज, मीडियन फाइंड करते हो उससे भी एवरेज, मोड फाइंड करते हो उससे भी एवरेज मिलता है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीडियन डिस्टेंस मतलब एक एवरेज डिस्टेंस बता दो कि जो 250 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने जो लॉन्ग जंप करा है वहां का एवरेज डिस्टेंस कि लगभग हर बच्चे ने कितना मीटर जंप करा है। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज और कहता है, इंटरप्रेट द मीडियन। हमें मीडियन को इंटरप्रेट भी करना है। तो सबसे पहले आप मीडियन फाइंड करो। चलो जनाब करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें जरूरत है CF की। CF निकालो, 40 है तो 40, देन इसको ऐड करो तो 40 + 80 कितना होगा 120। 120 में 62 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 120 में कितना हो जाएगा 182। 182 में 38 ऐड करोगे आप तो कितना हो जाएगा 220।
एंड 220 में 30 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 250, कितना हो जाएगा गाइस 250 हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, जो टोटल है फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, ये CF है तो ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जो टोटल है वो 250 होना चाहिए, ठीक है, करोगे तो आ जाएगा वैसे, और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आपने CF गलत निकाला, या फिर हो सकता है कि आपने फ्रीक्वेंसी बाय मिस्टेक गलत लिख दिया हो, ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो ये ओके। चलिए अब इसके बाद सुनो, अब मुझे बताओ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या आपका, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, है ना गाइज, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो n कितना है आपका 250 है, n 250 है तो n/2 कितना होगा आपका 250 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 125। अब मुझे बताओ 125 किस में आएगा। देखो 41 से लेकर 120 तक इसमें है, और 121 से लेकर 182 तक इसमें है, तो 125 इसके अंदर आएगा ना, तो ये होगा आपका मीडियन क्लास, ये ठीक है, ये होगा आपका मीडियन क्लास। चलो L होता है लोअर लिमिट, तो L कितना होगा आपका 2 होगा, L मिल गया n/2 125। CF आपको पता है ना, इसके ऊपर वाला मीडियन क्लास के ऊपर वाला ये क्या होगा आपका CF, सो CF कितना हो गया आपका 120 हो गया, है ना। F की जरूरत है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 62, और H हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, कितने गैप है जनाब 1 1 का गैप है। अब फॉर्मूले में भर लो, क्वेश्चन कर लो, आओ। L हो गया 2, n/2 हो गया 125, एंड CF कितना हो जाएगा आपका 120, फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 62 इंटू 1, है ना। ये गाइस कितना हो गया 5/62, तो LCM लोगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 124 प्लस 5 बाय में 62, तो ये हो गया 124 प्लस 5 कितना हो गया 129/62 मीटर। इसको सॉल्व कर लो 129 को 62 से, कहाँ करूँ जनाब, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो। मैं अच्छा एक काम करता हूँ, नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, खैर आपको दिखेगा नहीं शायद, हो सकता है, बट मैं डिवाइड करता हूँ। 62 को हमें डिवाइड करना है 129 से, तो 62 2 जा कितना होगा गाइस 2 2 जा 4 एंड 124, तो कितना बचा 5.0, 50 आ रहा है, फिर भी छोटा है तो 0 लगा दूंगा, तो 0 लगा दूंगा मैं यहाँ पे, तो फिर ये 500 हो गया। एंड 62 को अगर मैं 8 से जाएगा लगभग ये, तो 8 से करूंगा तो 8 to 6 का 6 कैरी लगवा, 8 से 48 49, हाँ जी ये हो गया 8 बार में आ रहा है 496 अप्रॉक्स ना, ठीक है। सो इसको अब डिवाइड कर रहे हैं, अब नहीं करने वाला मैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकाल के छोड़ दूंगा, फिर भी हमारा 4 बच जा रहा है ना, अब यहीं पे छोड़ रहा हूँ। सो गाइज ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 2.08 मीटर, 2.08 मीटर आ गया मेरा मीडियन डिस्टेंस। सो एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, क्योंकि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब देखो, इसके बाद देखिए आप लोग। सो गाइज मीडियन आ गया, देयरफॉर मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट्स इज 2.08 मीटर। मीडियन हमने फाइंड कर लिया, ओके। देन इसके बाद भी कुछ और कहता है वो आपसे, इंटरप्रेट द मीडियन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा, मीडियन आपको एवरेज देता है, लगभग जो है हर बच्चे ने उतना जो है ये क्या करा है, कवर करा है डिस्टेंस, है ना, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे इंटरप्रेट द मीडियन में, हम लिखेंगे जनाब 50% स्टूडेंट्स jumped below 2.08 मीटर एंड 50% above। जो 50% बच्चे हैं उन्होंने इतने मीटर से, ठीक है, कम करा होगा, और 50% बच्चों ने इससे ज्यादा करा होगा, है ना, तभी तो ये एवरेज निकल कर आया हमारा। मैंने अभी वही स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं, मीन मोड मीडियन आपको एवरेज देता है, ठीक है। तो 50% हो सकता है इससे कम करा होगा, और 50% बच्चे इससे ज्यादा करा होगा, तो कुल मिलाकर जो है वो एवरेज आ गया 2.08 मीटर, ठीक है जनाब। सो ध्यान रखना आप लोग इस चीज का, कहीं आप मीडियन निकाल के छोड़ दो, इसके मार्क्स हैं हाफ मार्क्स का, ये समझ रहे हो, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपके काट लेंगे, क्लियर है जनाब, ठीक है। सो इसको नोट कर लो एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है कंस्ट्रक्शन का। और जनाब मैं एक रफली समझा रहा हूं, आप लोग खुद से कर लेना। और एक काम करो ना, आप लोग अभी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठो, जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप लोगों को वैसे वैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। आप मुझे एक टेंजेंट का पेयर बनाओ, ओके, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर वाला एक सर्कल बनाना है सबसे पहले आपने, ठीक है। तो ये लीजिए जनाब, सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कहता है सुनना, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और वो जो टेंजेंट है ना आपस में 60 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का। सो मुझे एक बात बताओ, 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा था कि सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 2 थीटा, क्योंकि सेंटर में बनने वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है ना, ठीक है। सो अगर वो 60 है, टेंजेंट दोनों टेंजेंट आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सो यहां सेंटर पे कितना बनाएंगे, 120 डिग्री बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो चलो एक काम करो, आप यहां पे 120 डिग्री एंगल बनाओ। उसको बनाने से पहले मुझे एक बात बताओ आप लोग, जो आपका टेंजेंट होता है और जो रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे कितने डिग्री एंगल बनाता है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। 10th चैप्टर सर्कल में अपने पढ़ा था ना कि सेंटर जो बनने वाला रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। सो मैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाने वाला हूँ, ठीक है, चलो बनाते हैं। सो ये कट 90 बनाना आता है ना, आपको पहला कट मारा तो 60, दूसरा 120, फिर एक कट यहाँ से मारो 120 से, एक कट 60 से मारो, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक। सेंटर पे आप लोग कितना बनाना है, 120 बनाना है, क्योंकि दोनों टेंजेंट आपस में 60 बना रहा है तो सेंटर पे डबल होता है 120, तो यहाँ पे आप 120 बनाओ। कैसे बनाओगे, कट मारा पहला 60 का, दूसरा मारा तो 120 का। अब कुछ इस तरीके से आपका ये लाइन जाएगा। 120 डिग्री है जनाब, ये कितना डिग्री है, 120। फिर से ये जो रेडियस गया है, ये जो रेडियस आपका गया है, ये दूसरे टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, 90 डिग्री एंगल बनाओ। कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ठीक है। ये कट यहाँ से मारा, ये पहला कट 120, ये पहला कट, ये दूसरा कट, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर दो। तो जो ये होगा ना जनाब, ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। बोलो आपको समझ आया, ठीक है। अब देखो पूरा 360 हो कि नहीं होगा, ये 120 और 60 कितना हो गया, 180, और 90 90 180, सभी एंगल का सम कितना हो गया आपका, 360 हो गया, ठीक है। सो ये 60 था तो मैंने क्या करा, यहाँ पे 120 बना दिया। आया समझ में, ठीक। ये 90 होता है, ये 90 होगा, 10th चैप्टर सर्कल में पढ़ा था, है ना। और फिर जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे ना, तो आपस में ये दोनों पक्का 60 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। सो जनाब क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैचेस, ओके। फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स, मीन पूछा है जनाब, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन है, ये नहीं कहा हमें कि किस मेथड से मीन फाइंड करना है। सो आपकी इच्छा, आप जिस मेथड से फाइंड करना चाहो। जनाब हमें सबसे इजी लगता है सबसे पहला सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi बोले तो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, उससे हम करेंगे। सो ये जो हमें गिवन है दैट इज क्या आपका, इफ fi है, हम क्या निकालेंगे, xi क्या होता है आपका पता होना चाहिए। xi होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यही फॉर्मूला होता है जनाब xi का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। चलो फाइंड करते हैं। 0 + 40 40 बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 20, 120/2 60, 200/2 100, 160 + 120 कितना हो जाएगा 200, 280/2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 बढ़ रहे हैं ना 40 से, तो ये 60 + 40 100 180 हो जाएगा, है ना। और फिर ये कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। चलिए fi मिल गया हमें, xi मिल गया। अब हम क्या करेंगे, fi xi करेंगे, मल्टीप्लाई करवाओ दोनों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मीन का जो फॉर्मूला है आपका शॉर्टकट मेथड से वो क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यही तो होता है, ठीक है। सिग्मा मीन्स टोटल, तो fi का टोटल करना पड़ेगा और fi xi का टोटल करना पड़ेगा, समझ रहे आप लोग। तो भाई fi और xi के बीच में कोई साइन है नहीं, इसका मतलब fi और xi क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये है आपका fi, ये xi है, तो ये हो गया 12 × 2 40, 1200,
ये हो गया 35, 4200 और 18 इंटू 23 करना पड़ेगा। तो कितना होगा गाइस, 8 3 24, 2 8 2 16, 3 3 19, 4 14 और एक 10, ये आ गया आपका। ठीक है, जरूरत है सिग्मा एफ आई की, एफ आई का टोटल करना पड़ेगा इन सबका, सबका नहीं इसका टोटल, सिग्मा एफ आई का टोटल। तो कितना होगा, 5 3 8 2 10 0 1 3 3 6 7 8 9 10 11 1 12, 120 आ गया। अब इसका भी टोटल करना पड़ेगा आपको, एफ आई एक्स आई का भी टोटल करना पड़ेगा। आओ करते हैं, 4 1 4 0 4 2 0 0 3 5 0 0 1 2 0 0 एंड 240 0 4 4 8 5 6 7 8 9 10 11 1 12 2 1 4 4 8 9 10 3 13 13280 13280 13280 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12 13, 2 6 12 2 4 8 2 6 12 2 3 6 2 3 6 2 4 2 3 6 332/3 आ रहा है, 332/3 आ रहा है आपका मीडियन। सो एक काम करो, इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो जनाब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 2 बच गया आपका, है ना, ये तो कैंसिल हो गया, 2 बचा तो पॉइंट लग जाएगा। ओके, नहीं एक काम करो, 0 लगेगा ना भाई, डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो 0 लगेगा। और अब लगा दो आप यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट लगाओगे तो ये 0 बन गया। 3 6 से कितना हो जाएगा आपका 18, ये 2 बच गया, ये भी 3 6 से 18, तो यानी इसका मतलब ये आ रहा है 110.666 अप्रॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 110.67 लिख सकते हो, और ये आपका है मीडियन आंसर। बोलो जनाब कोई दिक्कत है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा कि आपको इस मेथड से करना है, तो फिर आपको आता हो या ना आता हो आपको उसी मेथड से करना है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो आपकी इच्छा, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते जनाब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, दो वर्टिकल पोल हैं, अलग अलग उनकी हाइट्स हैं, आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। जो कहेगा हम वो करेंगे। उसने कहा दो पोल हैं डिफरेंट हाइट्स के, मैं ये लेट कर रहा हूँ, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ठीक है, आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ओके, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। मैं इसको जनाब सेकेंड पोल कह रहा हूं और इसको मैं फर्स्ट पोल कह रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। और क्वेश्चन ने क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द सेकेंड फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। ओके, यानी कि इसके टॉप से और इसके क्या बन गया ये कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री। फिर आगे कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। यानी कि इसके टॉप से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऐसे बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो पूछ क्या रहा है भाई, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स, इनके बीच के जो हाइट का डिफरेंस है वो पूछ रहा है। ओके, तो पहले वो तो निकालो, पोल की लेंथ तो निकालो, डिफरेंस तो बाद में निकालना तुम। ABCD नाम दे दे जनाब, चलो। और टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.73। मैं बात कर रहा हूं इन राइट ट्रायंगल, छोटे वाले लो पहले ABC को, इन राइट ट्रायंगल ABC। अब एक बात बताओ मुझे, निकालना क्या, इसकी हाइट निकाली है ना और बेस पता है ना, तो परपेंडिकुलर और ये बेस P/B किसका रिश्ता होता है, किसका रिश्ता होता है, tan थीटा का होता है, tan थीटा का P/B। ठीक है, सो यहाँ पे मैं tan थीटा ले रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B, क्योंकि जनाब थीटा है, थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस, तो P/B किसका रिश्ता होता है, tan थीटा का होता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B और परपेंडिकुलर क्या है आपका AB एंड बेस BC। तो जो आपका थीटा हो गया वो कितना डिग्री है, कितना डिग्री है गाइस, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर जो AB है ये मुझे फाइंड करना है और जो मेरा बेस BC है वो मेरा 20 है। और tan 30 क्या है आपका 1/√3, सो AB/20, AB/20। इस 20 को ऊपर भेज दो तो AB आपका पता है क्या आएगा, 20/√3 आएगा।
ठीक है। ए बी क्या आएगा आपका 20/√3। ए बी को यही छोड़ो, ए बी को आप यही छोड़ो। अब चले काम करो, बी सी डी इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, थीटा परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है और बेस आपको गिवन है, तो P/B, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, P/B tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस BC कितना मीटर है 20 मीटर। tan 60 की वैल्यू √3, ये 20 ऊपर आ जाएगा। सो CD कितना आ गया आपका, CD कितना आ गया आपका, बोलो 20√3 मीटर। ओके, क्लियर है यहाँ तक, 20√3 मीटर। चलो, हमें CD की लेंथ मिल गई, हमें AB की लेंथ मिल गई। जनाब हमें लेंथ नहीं पता करना, उनके बीच के जो हाइट का डिफरेंस है वो पता करना है। तो आप लोग एक काम करो जनाब, वीडियो को पॉज करो, यहाँ तक नोट करो, ठीक है। इसके बाद मुझे जगह की ज़रूरत है और वो स्पेस की कमी है मेरे पास। चलिए जनाब देखिए, मैं फिगर गायब कर दूँ, एक काम करता हूँ, फिगर क्या क्वेश्चन ही गायब कर देता हूँ ना, कर दूँ जनाब, ठीक है। चलिए अब देखो, डिफरेंस निकालना है हमें, है ना। चलिए, सो डिफरेंस, वो ये भी गायब कर दिया मैंने, ये कैसे, डी। सो अब मुझे एक बात बताओ, CD की लेंथ बड़ी है भाई, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो CD की लेंथ बड़ी है ना। सो डिफरेंस अगर निकालना है तो CD माइनस AB होगा ना। सो CD कितना है आपका, CD 20√3, AB कितना है आपका, AB 20/√3। कितना है गाइस, 20/√3। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 20 तो अंदर क्या बचा, √3 - 1/√3, है ना। अब इसके बाद एलसीएम लो तो कितना आएगा, नीचे हो गया √3, भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो √3 से जाके मल्टीप्लाई होगा ना, √3 × √3, समझ पा रहे हो आप, √3 × √3, और ये हो गया √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से √3 कितना आ गया, 3 आ गया आपका। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 3, और यहाँ √3 से √3 डिवाइड हो गया 1, 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया 23 - 1 2/√3, तो ये कितना आ गया आपका 40/√3। और जनाब रूट पसंद नहीं है नीचे, काम करो एनालाइज कर लो, √3 × √3, तो ये हो गया फाइनली 40√3 अपॉन में √3 3 हो गया, ये आ गया फाइनली। अब एक काम करो आप, 40√3 है ना, √3 की वैल्यू क्या थी आपकी, 1.73 कहा था भाई लेने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है। सो 40 × 1.73 डिवाइडेड बाय 3, ओके गाइज। सो 40 × 173 अपॉन 3 × पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, तो नीचे हो गया 100, ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, है ना। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ आप, 4 को 173 से, तो 4 3 × 12 का 2 कैरी 1, 4 7 × 28 और 1 29, 2 4 × 4 5 6 अपॉन में 3 × 10, इसको 3 से डिवाइड करवा दो आप। सो 3 से जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो फाइन कितना आएगा, 3 2 = 6, 3 3 = 9, है ना, 3 3 = 9, और फिर 2 बच गया ना, तो 2 तो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो यहाँ पे लगा दोगे आप क्या, 0, और फिर लगा दोगे आप क्या, पॉइंट, तो ये 20 हो जाएगा, 3 6 कितना हो जाएगा 18, 90 20, फिर से 20 हो जाएगा, फिर 3 6 18, ऐसे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 10 होगा, है ना। सो फाइनली कितना आएगा, ये 0 है, एक डिजिट से पहले लगा सकता हूँ मैं 0 को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 3, पॉइंट के यहाँ लगा दो 0.066, 0.066, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख के छोड़ दो, इतना मीटर आंसर। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन हाइट इज 23.06 मीटर, ठीक है। मैंने क्या करा, 3 को 692 से डिवाइड करवा दिया, है ना, 3 2 = 6, 3 3 = 9, भाई 3 के टाइम में 2 नहीं आता ना, तो मैंने क्या लिया फिर 0, तो 20 बना, और फिर पॉइंट लगा दिया, सो 3 6 = 18 हो गया वो, फिर 20, फिर 3 से 18, तो ये आएगा ना आपका, ये एक 0 है तो एक डिजिट से पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, क्लियर है। सो एक काम करो आप लोग, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो जनाब, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन आपका और में दिया हुआ है, कहता है बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। ओके, एक बिल्डिंग है जिसपे, एक बिल्डिंग है जनाब, इस पे 1.7 मीटर टॉल एक बॉय खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई 60 डिग्री। ओके, इसके आईज से एंगल का एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है।
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आप मुझे बिल्डिंग की हाइट बताओ। टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.73। ओके, सो नेम दे रहा हूं सबसे पहले मैं A B C and D। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा वो जो 1.7 मीटर टॉल बॉय है वो बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? वो 50 मीटर। सो ये जो लेंथ है ये कितनी होगी जनाब? 50 मीटर, क्योंकि वो जो बॉय है उस बिल्डिंग से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, तो फिर मुझे बात बताओ, अगर BC जो होगा वही तो इसको नाम दे दूं ABCD, D तो ऑलरेडी नाम दे चुका हूं E, तो कह सकता हूं ये जो BC जो भी लेंथ है इसकी 50 मीटर, तो AE भी उतना ही होगा, है ना? ये भी कितना होगा? 50 मीटर। ओके, अब सुनो मेरी बात, और ये 1.7 है तो ये भी कितना होगा फिर? 1.7 है ना, 1.7 तो ये भी 1.7 होगा। कहने का मतलब AB जो होगा वो CE के इक्वल होगा, दैट इज 1.7 मीटर, है ना? चलिए, तो ये लेंथ हो गया मेरा 50 मीटर, ठीक है? ये 90 डिग्री इन राइट ट्रायंगल DAED, इन राइट ट्रायंगल AED। अब मुझे एक बात बताओ, हमें ये फाइंड करना है ना, और हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो P/B किसका रिलेशन होता है? tan थीटा का होता है, तो लगा दो फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B, एंड थीटा कितना डिग्री है आपका? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हो गया? DE, और बेस AE कितना है आपका? 50 मीटर, तो tan 60 कितना होता है आपका? √3। DE इज इक्वल DE अपॉन में 50। कोई दिक्कत जनाब, है ना? तो ये 50 ऊपर आ जाएगा, तो DE कितना आ गया? 50 √3। अब इसको सॉल्व करो, 50 और √3 1.73 है, तो 50 इंटू 173 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट रख के 2 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15 का 5 कैरी 1, 5 7 35 36 6 3 5 5 6 7 8, एक 0 है, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, तो DE की लेंथ क्या आ गई मेरे पास? DE की लेंथ आ गई 86.5 मीटर। बट क्वेश्चन ने क्या कहा? पूरे बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है मुझसे वो। तो मुझे एक बात बताओ, देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है जनाब, वो DE प्लस CE तो मिलेगा, DE प्लस CE, तो ये मेरा 86.5 मीटर प्लस ये कितना है मेरा? 1.7 है ना, 1.7 है CE मेरा, तो 86.5 में जब आप 1.7 ऐड करो, 7 5 12 2 1 6 7 1 8, 88.2 मीटर आ गया। कितना आएगा आपका? 88.2 मीटर हाइट होगी आपके बिल्डिंग की। इजी क्वेश्चन था पहले वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है? इजी तो खैर वो भी था जनाब। सो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 है आपका, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्पेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, एक स्पेरिकल शेल है जिसका इंटरनल डायमीटर है, रेडियाई है, रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल 5 सेंटीमीटर है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना स्पेरिकल शेल की, जैसे इसकी मोटाई है, देखो थिकनेस है उसकी, तो जो इंटरनल रेडियाई है, इंटरनल रेडियाई दैट इज 3 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल जो रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके का होगा, मान लो कि स्पेरिकल बॉल है, इसको अगर मैं हाफ कट करूं तो कैसा दिखेगा? ये कुछ ये होगा, ये कुछ इस तरीके से, और ये जो होगी इसकी मोटाई होगी, समझ रहे हो आप? ये उसकी थिकनेस है, ये उसकी मोटाई है ना, और ऐसे ऊपर से ही बना हुआ है, मैंने बीच में से इसको कट करा है, ठीक है? ये उसकी थिकनेस है। तो क्वेश्चन कह रहा है जो इंटरनल रेडियस है, इंटरनल समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है जनाब, ये है आपका स्पेरिकल शेल, उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, जो इंटरनल रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। हमें तो ये चाहिए, बस ये चाहिए, है ना? ठीक है, अभी कैसे चाहिए वो देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, आगे पढ़ लो एक बार। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको हमने मेल्ट करा, पिघलाया और एक सिलेंडर बनाया। क्या बनाया जनाब? एक सिलेंडर बनाया जिसका डायामीटर कितना है आपका? 14 है, तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का हाइट बताओ। तो मैं कह सकता हूं ये सिलेंडर आया कहां से? इस स्पेरिकल शेल से ही तो आया, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वही सिलेंडर का होगा। तो जनाब क्या कहूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल शेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। समझ रहे आप लोग?
तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कैसे निकलेगा? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। इसके रेडियस को, एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर दैट इज 5 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर दैट इज 3 सेंटीमीटर, है ना। हमें तो ये निकालना है। तो जब मैं पूरे का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाला माइनस कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। अरे बस समझ में। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस, भाई पूरे का निकाल रहा हूं तो बड़े वाला आर कैपिटल आर दैट इज 5, पूरे का निकालूंगा कैपिटल आर लेकर तो ये पूरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। उसमें से माइनस करवा दूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इंटरनल वाला माइनस करवा दूंगा, ठीक है, जो इंटरनल रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर। इक्वल होगा वॉल्यूम सिलेंडर के। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर, थोड़ा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके रेडियस को मैं आर डैश नाम दे रहा हूं, ठीक है, और एच तो मुझे फाइंड करना है। सो यहां से देखिए आपको 4/3 एंड पाई कॉमन आ रहा होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहां हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये हो गया 4/3 कैपिटल आर 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू आर कितना है जी? डायमीटर है क्या? नहीं, डायमीटर तो 14 है, रेडियस 7 है। सो ये हो जाएगा 7 × 7 × एच डैश, ठीक है। 4/3, 5 5 25 और 5 125 और 3 3 9 3 27 इज इक्वल्स टू 7 × 7 × एच डैश। तो अब इसके बाद देखो आप 4/3 ये कितना हो जाएगा? 25 जाएगा तो 100 to 98 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 98, और 7 × 7 नीचे आ जाएगा और ये हो गया आपका एच डैश। 7 1 7 8 9 है ना, 7 4 28, 7 2 14, 4 2 8/3 आ गया आपका सॉरी एच डैश आ गया 4 2 8/3 एच डैश, है ना। सॉरी एच डैश नहीं, एच ही तो है, रेडियस को नाम दिया था ना हमने आर डैश, तो है ना। एच तो हमारा क्या है? एच ये हाइट ऑफ सिलेंडर इज एच। तो हमारा एच कितना मिल गया आपका? 8/3 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 8/3 मीटर, ठीक है बच्चा लोग। मैंने इसके रेडियस को आर डैश नाम दिया है, इसके इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल आर, और एच को, इसके हाइट को मैं एच ही कहा है। अब इसके बाद भी कुछ कह रहा है आपसे, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, बिकॉज है ना टोटल सरफेस एरिया। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुआ फिर तो ये निकालना। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच होता है। रेडियस भी पता है, एच भी पता है, भर लो, कर लो। चलो आओ करते हैं। चलिए देखो, टोटल सरफेस एरिया पूछा आपसे, वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई हो गया 22/7, आर कितना है आपका? 7 प्लस एच कितना है आपका? 8/3, एच कितना है आपका? 8/3, 7 7 कैंसिल, 44, 7 से 21 प्लस 8/3 तो 44, 29/3 सिंप्लीफाई कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। कोई दिक्कत जनाब? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाला जो दो टेंजेंट है उनके बीच में जो एंगल है इज सप्लीमेंट्री, वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल जिनका सब 180 डिग्री आए, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। मैं आपको समझाता हूं फिगर के साथ। देखिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से उनके बीच में बनने वाला एंगल, ये एंगल सप्लीमेंट्री है किसके साथ? उन दो लाइन सेगमेंट के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले तो टेंजेंट जहां पे सर्कल के साथ मीट कर रहा है वो वाला पॉइंट, ठीक है, सेंटर के साथ जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो कितना आना चाहिए? सप्लीमेंट्री आना चाहिए। यही तो कह रहा है।
टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय द, किन पॉइंट्स को ज्वाइन करके आ रहा है, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है वो एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ओ नाम दे रहा हूं, इसको ए नाम दे रहा हूं, इसको पी नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो मैं कह सकता हूं वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। बोलो गाइस, कह सकता हूं रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो ओ ए पी प्लस ओ पी बी, सॉरी इसको बी नाम देता हूं, ओ प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, ओ ए पी एंड ओ बी पी कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी में ओ ए पी प्लस ओ बी पी, ठीक है, प्लस ए पी बी प्लस ए ओ बी सबका सम कितना होगा, 360 होगा। तो ओ ए पी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ओ बी पी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ए पी बी और ए ओ बी, ये तो हमें सम इनका फाइंड करना है। तो ए पी बी प्लस ए ओ बी 360 और 90 प्लस 90 180, उधर आगे क्या हो जाएगा आपका माइनस का। सो ए पी बी प्लस ए ओ बी, ये कितना डिग्री आ गया, 180 डिग्री, बोले तो सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जनाब, इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, इसमें एक और पार्ट भी है, और भी है जनाब, तो पहले वो करते हैं फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन कहता है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। टीपी टीक्यू दो टेंजेंट्स है जिसका सेंटर ओ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट पीटीक्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू, यानी ये एंगल जो है वो ट्वाइस है इस एंगल के। ओके, सो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं पी टी क्यू को थीटा, इस एंगल को मैं थीटा लेट कर रहा हूं। क्लियर है जनाब, ठीक है। और हम जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है ना, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं क्या, टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू, टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल के अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं फिर अगर ये टेंजेंट्स इक्वल हैं तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा आपका। आ रही बात समझ में, ये एंगल इस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा आपका। ओके, सो टी पी क्यू इक्वल होगा टी क्यू पी के। ओके, चलो, तो फिर जनाब, तो फिर मैं कह सकता हूं देयरफॉर ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं और ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल टी पी क्यू की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टी पी क्यू की बात कर रहे हैं। तो तीनों का सम 180 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो टी पी क्यू प्लस टीपी क्यू हो गया टी क्यू पी प्लस पी टी क्यू, तीनों का सम कितना होगा, 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंड जनाब टीपी क्यू टी क्यू पी के इक्वल है, सो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, और पी टी क्यू को मैंने क्या लेट करा था, थीटा लेट करा था, ठीक है। एक टीपी क्यू कितने टीपी क्यू, 2 टीपी क्यू, और ये हो गया 180 माइनस थीटा, और टीपी क्यू कितना आ गया, 180 माइनस थीटा बाई 2, ये हमारा ये वाला एंगल मिल गया, समझ रहे हो आप, ये एंगल मिल गया और ये एंगल मिल गया, दोनों तो इक्वल ही है। ओके भाई, इसका क्या करूं मैं, अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ओ पी क्यू जो ये वाला एंगल है, ओ पी क्यू पूरे एंगल में से
अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एंगल नहीं मिल जाएगा भाई। पूरा OPT मैं आपसे ये कहूं कि OPT जो पूरा एंगल है, पूरा ये जो एंगल है किन किन एंगल से मिलकर बना है बताना जरा। एक तो इस वाले से और एक इस वाले से, इन दोनों से तो पूरा मिलकर बना है। बोले तो TPQ प्लस प्लस OPQ बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है। एंड OPT मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कितना होगा? 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जनाब, हम जानते हैं रेडियस से जब टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ, रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या बनाता है? एंगल 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा 90 डिग्री नहीं होगा। तो OPT कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। TPQ की वैल्यू ये रही है ना। TPQ कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 एंड प्लस OPQ। इसको उठा के इधर लाओ, इसको उठा के आप यहां लाओ। तो 90 माइनस 180 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू OPQ। जनाब जगह ही कमी पड़ गई, यहां सॉल्व कर दो फिर। तो 90 ये 180 बाई 2 भाई अलग अलग कर रहा हूं, 180 बाई 2 एंड थीटा बाई 2 बराबर OPQ। ये क्या, हटाओ इसको। अब ये देखो, तो ये 90 180 बाई 2 कितना हो जाएगा? 90 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू OPQ। ये 90 से 90 कैंसिल, थीटा बाई 2 OPQ है ना, OPQ। थीटा बच गया, ये कितना हो गया? 2OPQ। और थीटा किसको माना था आपने? PTQ को। तो P2Q इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। ये है आपका आंसर। ठीक है, सो वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो जनाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक गार्ड है 240 मीटर टावर के टॉप पे खड़ा है, उसकी तरफ एक बोट जा रहा है। उसने क्या देखा कि उससे उसके बोट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, वो कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में कहता है मेक अ लेबल्ड फिगर बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से आप एक फिगर बनाओ। ठीक है भाई, बना देंगे। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। डिस्टेंस पूछ रहा है उस बोट से टावर का जो फुट है उनके बीच का डिस्टेंस। चलिए एक फिगर बनाते हैं। सो जनाब मेरे पास जगह की कमी है, छोटा सा बोर्ड है, मैं आप लोगों को यहां पे समझाता हूं। ठीक है, देखिए। सो एक काम करूं, ये ऊपर वाले पार्ट को ही गायब कर दूं, क्योंकि इसमें क्या इंफॉर्मेशन है कि जो टावर है उसकी लेंथ 240 मीटर है और वो जो गार्ड है वो ऊपर से उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का, है ना। चलिए, और फिर कहता है एक एग्जैक्ट फिगर बनाओ। भाई बना देंगे हम। ये देखिए आप लोग, ये देखो हमारे पास एक टावर है जिसकी लेंथ है 240 मीटर। क्लियर है बच्चा लोग? एक बोट है, उससे ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है आपका? 30 डिग्री बन रहा है। तो फिर ये भी कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन आपसे कहता है कि उस बोट से जो ये टावर है उसके फुट के डिस्टेंस बताओ। कहने का मतलब ये 90 डिग्री होगा। ये चीज पूछ रहा है जनाब, वो ये चीज पूछ रहा है आपसे, बोट से टावर का जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस। ओके, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सो इसको नाम दे रहा हूं मैं A एंड इसको नाम दे रहा हूं B, इसको नाम दे रहा हूं C। आओ करते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC। जनाब एक मुझे बात बताओ, आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस फाइंड करना है। आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है। तो पीबी का रिश्ता बना, और पीबी किसका होता है? tan थीटा का होता है। सो मैं यहां पे लगाने वाला हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B। परपेंडिकुलर बोले तो मेरा 240 है और मेरा बेस दैट इज BC मुझे फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लूंगा। tan थीटा कितना डिग्री है? यहाँ पे 30 डिग्री है और ये हो गया 240 अपॉन BC। सो tan 30 कितना होता है आपका? 1/√3 होता है 240 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। सो BC कितना आ जाएगा आपका? 240√3 मीटर। सो उस बोर्ड से
जो आपका टावर का फुट है उनके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 240√3 मीटर आ रहा है। क्लियर है जनाब, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। आफ्टर 10 मिनट्स, एक काम करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट को गायब कर सकता हूं क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया है ना। चलिए अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे। सेकंड पार्ट कहता है आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट बाद क्या हुआ, द गार्ड ने ऑब्जर्व करा दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो जनाब, उसने 10 मिनट बाद ऑब्जर्व करा कि जो बोट है वो टावर की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब टावर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके समझ पा रहे हो, टावर की तरफ जा रहा है, टावर की तरफ अप्रोच कर रहा है। फिर कहता है अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय 240√3 - 1 मीटर। ये समझ आया आप लोगों को, ये लाइन समझ आया। डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड, जो टोटल डिस्टेंस था ना, अब इतने से वो डिस्टेंस कम हो चुका है, इतना मीटर डिस्टेंस कम हो चुका है। कहने का मतलब सपोज एग्जांपल के लिए अगर 10 मीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है तो मैं आपसे कहूं अब जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर कम हो चुका है, तो एक्चुअल में बोट कहां पे है ये बताओ पहले। टोटल 10, 4 मीटर डिस्टेंस कम हो चुका है, तो 10 - 4 6 मीटर। तो एक्चुअल में अब जो बोट और उस टावर का जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है ना, कि 4 मीटर से कम हुआ है, तो उसको माइनस कर दो टोटल लेंथ में से। अरे बस समझ में, तो यही यहां पे भी मैं यही करने वाला हूं। तो अच्छा, फिर इसके बाद क्या कहता है, ही इमीडिएटली रेज द अलार्म, उसने अलार्म रेज करा। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ओके, सो जनाब जब वो अप्रोच कर रहा था, बोट जो है टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो सपोज करो जो बोट है वो यहां पे है, बोट कहां पे है, यहां पे है। सो अब ये क्वेश्चन कहता है कि अब बताओ जरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है थोड़ी, अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ क्या होगा। मैंने इसको थीटा लेट कर लिया, अरे बस समझ में, ठीक है। तो एक काम करता हूं ना, मैं एक काम करता हूं, ये लेंथ पता करता हूं, बीडी लेंथ पता करता हूं। अब एक बात बताओ, बीडी लेंथ कैसे मिलेगा आपको, टोटल लेंथ में से जो ये लेंथ है वो कम कर दोगे, टोटल में से इतने से रिड्यूस हुआ है डिस्टेंस, इतने से कम हुआ है, तो टोटल लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, सो जनाब मुझे बीडी फाइंड करना, और बीडी कैसे मिलेगा आप बताओ, नीचे करो फाइंड, यही करते हैं। बीडी कैसे मिलेगा, पूरा बीडी, ये वाला बीडी, बीसी में से ये सीडी, इतने से डिस्टेंस जो कम हुआ है वो माइनस कर दो, तो पूरा बीसी कितना आया था आपका 240√3 माइनस, एंड ये कितना है आपका 240 ब्रैकेट √3 - 1, यही तो है। इसको सिंप्लीफाई करो गाइस, तो देखो 240√3 माइनस अंदर भेजूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 240√3, एंड माइनस प्लस 240 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा 240 आएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, सो कितना आया 240 मीटर। इसका मतलब ये है कि डी से अब जो डिस्टेंस बचा है उस बोट से उससे टावर के फुट के बीच का, दैट इज 240 मीटर। बोलो समझ आ रहा है आप लोगों को। अब ये डिस्टेंस बचा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा था, हमसे एंगल पूछा था कि अब बताओ क्या एंगल बन रहा है। सो हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है ना। सो यहां कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो इन राइट ट्रायंगल ABD, सो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज AB, एंड बेस क्या है मेरा BD। थीटा मुझे पता करना है, सो ये कितना हो गया आपका 240, ये भी आपका 240 कैंसिल होके 1 आ गया tan थीटा। तो एक बात बताओ गाइस, 1 जो है 10 में कितना होता है, 10 45 होता है आपका, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 काट कर नहीं दिखाते हम। सो थीटा कितना आएगा आपका 40 डिग्री आएगा गाइस, 40 डिग्री। सो ये थीटा कितना आ गया अब आपका 40 डिग्री आंसर। बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है। केस स्टडी का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्लियर है। सो चलते जनाब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। जो नितेश है वो पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करने वाला है। he can currently make 3000 पुशअप्स इन 1 hour। अभी जो है वो 1 hour में 3000 पुशअप कर लेता है, ठीक है। बट he wants to achieve a target of 3900, बोले तो 3900
पुशअप्स इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली। बट उसका टारगेट क्या है जनाब, बट उसका टारगेट क्या है, 1 आवर में कितना है, 3900 पुशअप है, कि उसे 1 आवर में 3900 पुशअप करना है, ठीक है। बट अभी कितना कर पाता है वो, 3000 ही कर पाता है। उसका टारगेट कितना है, 3900 है। आगे देखिए, विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स। वो डेली प्रैक्टिस के साथ वो डेली 5 जो पुशअप है वो बढ़ाता जाएगा इन 1 आवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे के कंपैरिजन में वो डेली 1 घंटे में अपना 5-5 पुशअप जो है वो बढ़ाता जाएगा, ठीक है। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप, आज से अगर वो स्टार्ट करता है तो आज उसने 1 घंटे में 3000 पुशअप करा है, ओके। एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली टिल हिज टारगेट इज अचीव। जब तक उसका टारगेट अचीव नहीं होगा वो डेली प्रैक्टिस करता रहेगा। मतलब आज से अगर उसने स्टार्ट करा है तो आज उसने 1 आवर में 3000 पुशअप करा, कल वो 3005 करेगा, नेक्स्ट डे वो 3010 करेगा। इस तरीके से जब तक 1 आवर में 3900 पुशअप अचीव नहीं कर लेता तब तक वो रुकेगा नहीं और मैं झुकेगा नहीं। आगे देखिए, फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे। अच्छा, हमें एक एपी कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है भाई, बना देंगे। एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज एक्कम्प्लाइज्ड। ओके जनाब, समझ आई ये क्या कह रहा है। पहले तो कह रहा है एपी बनाओ, चलो हम बना देंगे एपी जनाब, एपी बना देंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलो एपी बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर है, सो जनाब आज जो है फर्स्ट डे वो 3000 पुशअप कर रहा है, सेकेंड डे कितना करेगा, 3005 करेगा, देन नेक्स्ट डे कितना करेगा, 3010 करेगा, देन कितना करेगा, 3015 एंड सो ऑन, कहानी चलते रहेगी। और लास्ट डे कितना पुशअप कर रहा है वो, 3900 पुशअप कर रहा है। क्लियर है। चलिए फिर देखो क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कम से कम कितना दिन उसे लगेगा, ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर, इस वर्ड में कहानी छिपी हुई है, बिफोर द डे हिज गोल इज एक्कम्प्लिश्ड। जब तक कि उसका गोल अचीव ना हो जाए तब तक उसे कम से कम कितने दिन लगेंगे। गोल अचीव जिस दिन होगा उससे उसके कंपैरिजन में उसे कम से कम कितने दिन लगेंगे, आप मुझे ये बता दो। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे। तो सुनो जनाब, मैं ऊपर वाली जो लाइन है वो गायब कर सकता हूं, ऊपर वाली लाइन्स को, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी है और आगे हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये देखिए इस बिफोर में पूरी कहानी छिपी हुई है। बिफोर में क्या कह रहा है, पहले चलो एन फाइंड करते हैं, उसे नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले हैं उसे गोल को अचीव करने के लिए। तो सुनो, एन निकालना है, सो ए एन क्या होगा आपका, ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन बोले तो nth टर्म, लास्ट टर्म कितना है आपका 3900, सो यहां रख दो आप 3900। ए कितना है आपका 3000, एन आपको फाइंड करना है और डी कितना होगा A2 माइनस A1, सो 3005 माइनस 3000 कितना आएगा, 5 आएगा, सो डी हो गया 5। इसको माइनस में ले जाओ, 3900 माइनस 3000 कितना हो गया, ये n माइनस 1 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा गाइज 900 डिवाइडेड बाय 5 n माइनस 1। क्लियर है। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, और 180 माइनस का 1 आके प्लस का 1 हो गया, सो कितने लगेंगे 1। अब सुनो ध्यान से, 181 डे लग रहे हैं ना, तो 181 डे वाले दिन तो उसका गोल क्या होगा, अचीव होगा। बट उसने क्या कहा है, बिफोर, कि उस दिन से पहले उसको अचीव कर लेना है गोल। कहने का मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डेज मिनिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बोले तो 180 माइनस 1 बोले तो क्या जनाब, 180 डेज। कहने का मतलब जिस दिन उसका गोल पूरा होगा, उसे कम से कम मिनिमम गोल पूरा होने से पहले मिनिमम उसे 180 डेज तो उसे जनाब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब जाके उसके जो 181 वाला जो डे है ना, उसका गोल क्या होगा, अचीव होगा। और यही तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे। जिस दिन उसका गोल पूरा होगा तो उससे एक दिन पहले, बिफोर कितने दिन मेहनत करनी पड़ेगी उसे ये बता दो। तो जनाब 180 डेज उसे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 181वां डे
समझ रहे हो, 181वां डे उसका गोल क्या होगा, अचीव होगा, और वो 3900 पुशअप 1 आवर में कर पाएगा। उसने बिफोर कहा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, आ रही बात समझ में, अदरवाइज के अलावा और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सो 180 डेज उसे मेहनत करनी पड़ेगी उसे गोल को अचीव करने के लिए। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। जनाब पहले दिन उसने 3000 पुशअप मारा, दूसरे दिन 3005, तीसरे दिन 3010, चौथे दिन 3015 एंड सो ऑन, लास्ट वाले दिन कितना मारा होगा उसने पुशअप 1 आवर में 3900। तो टोटल पुशअप बताओ, टोटल पुशअप उसने कितना करा है। एसएन पूछ रहा है आपसे, एसएन पूछ रहा है जनाब, ठीक है। चलिए इसको मैं फर्स्ट पार्ट को गायब कर रहा हूं। सो देखो सेकेंड पार्ट आपसे एसएन पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a। एक काम करूं, n/2 a प्लस l वाले फॉर्मूले से लगा दूं। l बोले तो क्या, लास्ट टर्म an, और an बोले तो लास्ट टर्म आपको पता नहीं है, ये इजी पड़ेगा ना, 2a प्लस n-1 डे की जगह ये लगाना सही पड़ेगा, इजी पड़ेगा, है ना। तो देखो n कितना है आपका, अब सवाल ये है कि 180 लूं या 181 लूं। यहां पे कुछ कह रहा है बिफोर के बारे में, कुछ उसने बोला है नहीं, क्या उसने तो कहा है कि टोटल पुशअप कितने होंगे ये बता दो, कि पहले दिन वो 3000 पुशअप मारता और लास्ट वाले दिन 3900, तो टोटल बता दो कितने पुशअप होंगे। तो n क्या होगा आपका, 181 होगा, क्योंकि उसने बिफोर की ऐसे कुछ इस क्वेश्चन में बात नहीं की है। तो n/2 a प्लस l, a कितना है आपका 3000, और लास्ट टर्म क्या है आपका, लास्ट टर्म है आपका 3900। ओके, तो चलिए ये हो जाएगा आपका 181/2, इन दोनों को प्लस करो, ये हो जाएगा आपका 6900। सो 181, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 0 हो जाएगा, है ना गाइस। अब इन दोनों को हमें क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, इसको मैं हटा रहा हूं, इन दोनों को हमें क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एक काम करो ना, 3 4 5 को 181 से करवाओ, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, जगह की कमी पड़ेगी, कहाँ करवाऊँ, यहाँ करवाता हूँ। 3 4 5 एंड 181, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 8 5 जा 40 का 0 4, 8 4 32, 32 4 36, 6 3, 8 से 24, 25 20 27। सो ये हो जाएगा 27। 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 5 4 6 5 11, 12 13 14 का 4, 1 7 7 1 8 4 12 का 2, हासिल 1 3 4 5 1 6। ये जनाब आ रहा है 62445, 62,445 टोटल वो पुशअप कर लेगा, ठीक है जनाब। तो ये था आपका सेकंड पार्ट का आंसर, और इसी के साथ हमने ये पूरा प्रैक्टिस जो हमारा जो सैंपल पेपर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो जनाब, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में।